नमस्कार दोस्तों, बसंत विहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मंतोष और हमारे साथ बैठे हुए हैं केवी सिंह जी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उसी स्थिति को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। बिहार के लगभग 11 जिले पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बरौली में। जो बरौली का क्षेत्र है इसमें करीब 60% जो भी यहाँ की जनता है वो पूरी तरीके से जल में समाहित हो चुकी है और जो इनका पीड़ा है या दर्द है वो अलग है। आज हम अपने केवी चाचा से ये पूछना चाहेंगे कि जो बरौली की बाढ़ की समस्याएं हैं जो करीब कई बार आ चुकी है, हर बार आती है। 2001 में आई, 1999 में आई, 2002 में, फिर 2017 में और फिर आज 2020 में सबसे भयावह स्थिति में आज है। तो केवी चाचा, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो बरौली में बाढ़ आ रहा है इसका कोई परमानेंट इलाज है या नहीं? देखिए जी, क्या खुदा जाने कहाँ है आजकल दीवाना वर्षों से जी, जिसको ढूंढते हैं काबा और बुतखाना वर्षों से। जी, न जलना है न जल के खाक होना है। जी, ये क्या फितरतें बनी हुई है परवाना वर्षों से। जी, परवाना को आप देखते हैं ना, जी, जी, परवाना अपनी जान दे के वो दीप में जल जाता है, दीप में जल जाता है। तो आज जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जी, जी, उनको जो अपना जो दायित्व है उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। जी, आप जानते हैं कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं जी, और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात कर इन दरख्तों के बड़े नाजुक तने हैं। जी, आप देखिए कि बाढ़ आने वाली है, बांध की स्थिति जर्जर है। बिल्कुल। वो जो भीतर का जमींदारी बांध जो है रिसाव करने लगता है तो सारे नेता और अधिकारी वहाँ पे पहुँचना शुरू करते हैं। इसके पहले वहाँ पे कोई जाता आता नहीं है, जा ही नहीं रहे हैं जी। इनको जो करना चाहिए का ये अपने दायित्व के निर्वाह नहीं कर सके, न पक्ष किया और न विपक्ष किया। आज दोनों के नहीं करने से ये स्थिति पैदा हुई है। जी, यानी उसका परमानेंट इलाज है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है या जो लीडर हैं वो इस तरह का उस बांध को नहीं बनाना चाहते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि जो बाढ़ है एक उद्योग धंधा की तरह चल रहा है? इसमें देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मत कहो कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। जी, आज क्या स्थिति होती है, दल वाला अगर जो सत्ता पार्टी का है, जब वो सत्ता पार्टी में रहता है तो वो कहेगा कि जो सरकार के बारे में जान के वो देख रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, तकलीफ है उसको, वो ब्लॉक में जाता है, एक सर्टिफिकेट बनाना है, उसका अपना सर्टिफिकेट बनाना है, बिल्कुल नहीं बनती है, पैसा लगता है, लेकिन कहता है क्या कहें हम तो कैडर है उस दल के। जो मेंटेलिटी बनी है गुलामी का, वो जब तक खत्म नहीं होगी और लोगों को अपना हित अनहित का समझ नहीं होगा, ये समझ हो जाए कि ये बांध के ठीक रहने से हम सही से रहेंगे, हमारी फसल बचेगी, हमारा स्वास्थ्य बचेगा, हमारा यानी हमारा दाने दाने को मोहताज है। जो बाढ़ पीड़ित है वो दाने दाने को मोहताज है और जिंदगी और मौत की वो जद्दोजहद में इसमें पूरी तरीके से पड़े हुए हैं। अब जैसे आप कहते हैं कि इसका कोई परमानेंट समाधान है, जी, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों कहती है कि नदियों को जोड़ो ताकि बाढ़ नहीं आए। बिल्कुल, बाढ़ की एक कहते हैं कि ये इसका समस्या का सबसे बेहतर समाधान है। जी, और ये गंडक नदी से आप देखिए, गोपालगंज में तो बहुत आंदोलन हुआ, जी, जी, कि ये जो गंडकी नदी है जो इधर से बरौली से होकर गुजरती है, बरौली के बीचों बीच से जाती है, जी, जी, जाती है ना, बरौली विधानसभा के बीचों बीच से जाती है, गोपालगंज से होके आती है। जी, ये धमई नदी बरौली के बीचों बीच से जाती है। जी, अब इन नदियों का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। बिल्कुल, मैं आपको कहना नहीं जा रहा हूँ कि इसका जो जीडीपी है, केवल बारिश का ही पानी इसमें रह गया है, बारिश का पानी भी भरने अस्तित्व इसका मिटने के कगार पर है। इंक्रोचमेंट में है, लोग पकड़ रहे हैं, लोग खेत बना लिया, जी, नदी अब रही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि बांध का बिल्कुल समुचित और परमानेंट समाधान है, लेकिन जो लीडर है उनकी इच्छा शक्ति, जो हमारे नियंता हैं, जी, जो मालिक बन के बैठे हैं, है नौकर, जी,
लेते हैं 1 से महीना तनख्वाह पाते हैं। जी जी। और हमारे मालिक बन के उनकी इस तरह की इच्छा शक्ति नहीं है कि बाढ़ नहीं है, पूरी तरीके से परमानेंट फिट हो सके। नहीं, उन लोगों की इच्छा शक्ति है कि बाढ़ आता रहे और हम लोगों का भी इसमें काम चलता रहे और जनता रोती रहे, हम उनको सहायता करता रहे, इसमें वाहवाही लूटते रहे। चलिए, दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, जब कोई लीडर आता है 4 चक्के 4 व्हीलर पे बैठकर आता है, उसके साथ और भी उनके साथी दोस्त रहते हैं जो करीब 3-4 गाड़ियों की काफिले में चलते हैं, और जो बाढ़ पीड़ित है, जो मैंने खुद देखा है, जो बाढ़ पीड़ित है वो पूरी तरीके से उन लोगों के पास चले जाते हैं जैसे ही कोई भगवान उतरे हों, और एक आशा की दृष्टि से कि शायद ये हमें कुछ सहायता देने के लिए आए हुए हों। पूरी तरीके से वहाँ पे वो चींटियों की तरह झुक जाते हैं एक नेता के पास, जो नेता वो खुद ही चुनकर उन लोगों को भेजते हैं। तो क्या हमारे लोकतंत्र में एक मिनट, हमारे लोकतंत्र में जनता का यही औकात रह गया है कि जब भी कोई लीडर आए तो उनके आगे पीछे करते रहें और बिल्कुल चींटियों की तरह उन पे झुके रहें कुछ सहायता पाने के लिए, जो कि आज बाढ़ पीड़ितों की हम देख रहे हैं। देखिए जी, ये एक संकेत है जी, और ये संकेत इस चीज़ का है कि आज देश में चरित्र का संकट है जी, और जो प्रजा जो जिसको राय जो हमारा सब्जेक्ट है, जो जनता है, जो लोकतंत्र में मालिक है, कहने के लिए जो मालिक है, वो मालिक की दशा ये क्या है? हमारे यहाँ का प्रजातंत्र इस प्रकार का है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा वो सरकार बनाई जाती है। लेकिन क्या आज के डेट में यह सत्य की कसौटी पे जो प्रजातंत्र की हमारी जो लोकतंत्र की परिभाषा है, वो आज सत्य की कसौटी पे पूरी तरीके से खरा है? अपना पहले वाला सवाल का जवाब लीजिए। पहले वाला सवाल जो है उसमें 2 चीज़ है, एक चरित्र का संकट है और किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा संकट होता है चरित्र का संकट, और दूसरा ये चीज़ है भूख है। विभुक्षितुम किम न करोति पापा छीना जनानि सकरुणा भवन्ति। अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप गांधारी वाली कथा जानते हैं ना, अपने बेटा के लाश पर खड़ा हो करके। जनता के उस भूख का जिम्मेवार कौन है? ये जनता पीड़ित है, यही हम कह रहे थे। जिंदगी और मौत के जद्दोजहद में आज जुटी हुई है, दाने दाने को मोहताज है। आज कहीं से भी उसके पास सहायता आता है तो बिल्कुल वो पपीहा पंछी की तरह देख रहा है कि कहीं से भी स्वाति पानी रूपी सहायता हमारे पास आए। वो हैं जिनके हाथ में सत्ता रही है और जिनके हाथ में आज सत्ता है। केवल शब्दबात दिखाने से देश नहीं बदलता है, समाज नहीं बदलता है, इसके लिए काम करना होता है जी। और दुनिया में उदाहरण है जी, अपने देश में भी लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना देखिए जी जी, बिल्कुल बहुत छोटा समय था जी, लेकिन जब अमेरिका ने कहा कि हम गेहूं नहीं देंगे 480 में, तो उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे, और लोग हरित क्रांति जी, हरित क्रांति आई जी। फिर दुग्ध क्रांति, नील क्रांति, बहुत नाम है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो जो ये दशा है जनता की, आज पूरे बिहार की इस दशा को देख सकते हैं, इसको दुर्दशा है। ये बरौली की चाहे दशा हो या पूरे बिहार की दशा हो, तो इस दशा को बदलने के लिए आमतौर पे क्या करना होगा? जनता को कुछ करना होगा या लीडर को कुछ करना होगा? देखिए, कहा ना कि कीजिए कुछ कीजिए जी, सोजे पुरफितन के वास्ते जी, देने वाले जान देते हैं वतन के वास्ते जी। आपको त्याग, तपस्या जी और किसी ये रख कर के हम कुर्सी मिले, पद मिले, ऐसा रहिएगा तो नहीं होगा जी। अपने यहाँ का भी, अपने ये बिहार का जी जी, अब बिहार का नहीं, आपके कमिश्नरी का जी, पहले उसी जिला में हम लोग थे जी, जैसे राजेंद्र बाबू थे, दीवान के बेटा थे। एक दिन का एक केस में उस समय, उस जमाने में 10,000 से 20,000 फीस लेते थे जी, लेकिन जब वो गए राजनीति में जी, तो कोट टाई उतर गई जी, धोती तक अच्छी खादी का अपने जो बिनते राष्ट्रपति हुए जी जी। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी पहन के क्या गए, कोट टाई पहन के वो गए थे, बिस्टी पहन के निकल गए जी। मतलब कहने का ये है कि आपके यहाँ के मजरूलक श्याम हुए जी, इतना दिए, देख रहे हैं ना, सदाकत आश्रम, सिकंदरा पैलेस, छपरा का वो म्यूनसिपलिटी का कार्यालय, सब उन्होंने दान किया, इतने संपन्न आदमी थे। तो लेकिन हुआ क्या, सुने ना, कहने का मतलब कि जब आज की राजनीति जब बनी हुई है व्यवसाय, लोग काहे लिए राजनीति में आ रहा है,
इसको तोड़ना होगा जी। और इसके लिए नौजवान लोगों को आगे आना होगा। जो हमारी आज की राजनीति है, हाँ। जिसमें जनता शोषित हो रही है, पीस रही है, हाँ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेवार है। जनता को भी आप इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार मानते हैं? तो वो जनता, बिहार की जनता की खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ कि कभी वो विकास के नाम पर वोट नहीं देती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी बैकवर्ड के नाम पर, कभी फॉरवर्ड के नाम पर, कभी पैसे के लिए। तो इसके जो आज की राजनीति है, जो राजनेता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जनता को भी आप जिम्मेवार मानते हैं? जनता जिम्मेवार तब होगी जी जब उसको आप जगाए रखिएगा। सत्ता वाला तो सुलाता है। अब समाज में जो लोग हैं तो उसमें दायित्व तो बनता है। जी जैसे विपक्ष है, सत्ता वाला सुला रहा है, जी। तो आप विपक्ष हैं तो आप क्या कर रहे हैं? जगाइए, लोग जगे रहेंगे। जब जब जगे हैं, देखिए जी, बिहार ही वो प्रांत है, बिहार ही वो जगह है जी, जी। जहाँ की अंगड़ाई पूरे हिंदुस्तान में गई और आपको आज़ादी मिल गई। आज पूरे हिंदुस्तान से पिछड़ा हुआ बिहार ही है। ये पिछड़ने का दूसरा कारण है। जी लैंडलॉक्ड है, यहाँ आंदोलन क्रांति हुई, अंग्रेज यहाँ नहीं चाहते तो कोई चीज़ लगाना। जी, जी। जो विकसित देश है सब जगह देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया अंग्रेजों ने। जी, चलिए अब हम थोड़ा लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो भी लंबा हाँ होता जा ठीक रहा है, है। ठीक है। जनता और प्रतिनिधि के बीच एक दूरी बनती जा रही है पूरी तरीके से। जो प्रतिनिधि है वो जनता के बीच आना नहीं चाहता है, और जो जनता है वो पूरी तरीके से प्रतिनिधि पे भड़की हुई है। तो जनता और प्रतिनिधि के बीच में इस दूरी का क्या मतलब है? आखिर क्यों दूरी होती जा रही है? जबकि जनता ये चाहती है कि वो चुनने के वक्त में उसे लगता है कि ये हमारा अपना है। बिल्कुल जनता उसे ही चुनती है जिसे वो अपना मानती है, जिसमें वो सोचती है कि हम इससे संवाद करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन उसके जीतने के बाद ऐसा नहीं होता है, जनता और प्रतिनिधि के बीच में दूरी बन जाता है। दो कारण है जी। एक कारण है कि जैसे ही आपने उसको अधिकार दिया जी तो प्रभुता पाई का उम्मत नहीं, उम्मत में आ जाता है आपका प्रतिनिधि। जी, वो अपने को विशेषाधिकार नहीं समझता, क्या वो विशेषाधिकार संपन्न है। यानी जिस जनता के बीच से वो निकल कर जाता है, अब उससे अलग अपने आप को हाँ, तो वो जब छत पर चला गया जी, तो उस सीढ़ी को काटेगा। जी, तो जिस जनता ने उसको दिया है जी वोट, या ये भी हो सकता है कि जो उसने वादे किए हैं वो जनता के बीच में निभा नहीं पाए। वादा तो सब जगह दिखाता है, बेवकूफ़ बनाता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जी इसके लिए नियम बनना चाहिए। जी, कानून का और रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है जी, जी, उसमें सुधार होना चाहिए जी, कि आपने जब जिस चीज़ का आश्वासन दिया, जी, जो आपका मैनिफेस्टो है, जी, जो वादे आपने किए हैं, जी, उसको पूरा करो या दंडित हो। जी, ऐसा नियम बनना चाहिए। जी, और दूसरा ये है कि वो तो मित्र बन के आता है ना। बिल्कुल, वो हम में से आता है। हाँ, मित्र सबका मित्र बनता है। आइए, आप जानते हैं कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्वयं से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के आंगन में वातावरण पवित्र कठिन है। जी, तो वो तो राजनीतिज्ञ है। जी, जी, तो कहाँ से प्रेम करेगा? तो भागेगा नहीं जनता से। जी। जनता से इसलिए भागता है। बरौली में अभी फिलहाल मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, वहाँ पे जो भी सरकारी सुविधाएं हैं लगभग अभी तक मुहैया नहीं हो पाई है। आज 24 तारीख को, आज 28 तारीख हो गया। 24 तारीख को बांध टूटा, आज 28 तारीख हो गया। इन 4 दिनों में अभी क्या प्रशासन वाच ही कर रहा है या क्या? क्यों नहीं वो सुविधाएं मुहैया? प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन है घोड़ा, और उस घोड़े की सवारी जब ठीक से होगी तब वो चलेगा। पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सर कहो सर, और उनके मंत्री हैं जिनको औकात नहीं है, जिनसे घोड़ा की सवारी नहीं हो रहा है जी, मंत्री जी लोगों से। जी, जी, तब कैसे चलेगा शासन? तब तो यही होगा जो हो रहा है। जी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। जो बरौली की बांध की समस्याएं हैं, जो बाढ़ की समस्याएं हैं, वो समस्याएं उसका निदान तो हो सकता है, लेकिन यहाँ के जो लीडर हैं उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा, और जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति होगी तो ही जाकर ये हो पाएगा। अन्यथा वहाँ पे जो भी बरौली की जनता है, इनको जन आंदोलन करना पड़ेगा। जबकि देखिए, एक बात सुनिए, सारण बांध को जी का पिचिंग का प्रस्ताव है जी, और उस पिचिंग को लेकर के सरकार को संसाधन जुटाने में
या मनोबल नहीं होने जी, से जी, आज नहीं हो रहा है। जी पर पूर्व के सरकार से जी उसके पिचिंग आप कहते हैं कि बोल्डर लगाएंगे, दुका करेंगे, सब बोल्डर लगाने के साथ साथ उसके मजबूती और सुदृढ़ीकरण के लिए जी जी ऐसा है कि उसको पिचिंग कर दिया जाएगा पूरे को। जी। तो उस बांध को बनवाने के लिए बिल्कुल परमानेंटली इसमें हो सकता है कि आप सभी को जन आंदोलन करना पड़े और एक बड़ी जन आंदोलन जागृति करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आपको बाढ़ से निजात मिल पाएगा। अन्यथा जो ये उद्योग धंधा है बाढ़ का, शायद हो सकता है कि इसी तरह से जैसे चल रहा है चलता रहे। इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी जागरूकता। आप जागिए, जागो फिर एक बार, वरना जागोगे तो नाव पार लगेगी। जी, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने बात विवाद को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।